Hello friends, welcome to NS classes. My name is Neetu. Today we discuss about the relational algebra, relational calculus. और आज जो है वो हमारा डे 4 है. डे 4 में हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिक कंसेप्ट से लेकर एडवांस कंसेप्ट तक जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे. और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक कर लो. ठीक है, और ये जो है आपका जो सिलेबस है वो किस किस के लिए हेल्पफुल है यहाँ पे नीचे मेंशन है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. क्वेरी लैंग्वेज क्या होती है? अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस इज नोन एज क्वेरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल. ठीक है, आपकी जो क्वेरी लैंग्वेज है वो क्या करती है, स्टोर करती है डेटा को, रिट्रीव करवाती है कहाँ से, डेटाबेस से. और उसका एग्जांपल क्या होगा, एसक्यूएल. ठीक है, अब देखो टू टाइप्स की आपकी क्वेरी लैंग्वेज होती है. कौन कौन सी? प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल. ठीक है, प्रोसीजरल लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें आपको बताया जाता है कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब आपको क्या करना है और कैसे करना है. ये जो है आपको कहाँ बताया जाता है, क्वेरी लैंग्वेज में बताया जाता है. ठीक है, और मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ अपनी रियल लाइफ से कनेक्टेड कि आपको चाय बनानी है. ठीक है, आपका जो बड़ा भाई है या बड़ी बहन या छोटी बहन है, जो भी आप अपनी बहन भाई को कहते हो कि मेरे लिए एक कप चाय बना दे, आप डायरेक्ट उसको बोल दिया कि एक कप चाय बना दो, तो वो जो है वो आपकी क्या हो गई, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज हो गई. कि सिर्फ आपने ये बताया कि व्हाट टू डू, कि क्या करना है, कि चाय बनानी है. ठीक है, और अगर आपने उसको पूरी डिटेल बताई कि कैसे बनानी है, कि आप एक कप पानी लेना, एक कप पानी में आपको एक चम्मच चीनी डालनी है या आधी डालनी है या फिर इतनी सी पत्ती डालनी है, फिर अदरक डालनी है, मतलब जो भी आपने 1 बाय 1 करके उसको स्टेप बताए. उसके बाद जब चाय उबल जाए उसमें आपको दूध डालना है. ठीक है, दूध डालने के बाद आपको उसको छानना है, फिर आपको उसको जिसको पीनी है उसको देनी है. ठीक है, तो उसने क्या किया, पहले उसने बताया कि क्या करना है, चाय बनानी है, और चाय बनाने के बाद उसने बताया कि हाउ टू डू, मतलब किस तरीके से उसको करना है. ठीक है, तो ये जो ये आपकी प्रोसीजर लैंग्वेज हो गई. और सिर्फ आपने ऑर्डर दे दिया कि मुझे एक कप चाय चाहिए, वो आपकी क्या हो गई, नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज. तो आई होप आपको ये प्रोसीजर और नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज समझ आई होगी कि प्रोसीजर क्या होती है, नॉन प्रोसीजर क्या होती है. प्रोसीजर में सिर्फ हम ये बताते हैं कि डेटा को किस तरीके से रिट्रीव करना है, डेटा को क्या करना है, ये नहीं बताते कि कैसे उसको रिट्रीव करवाना है. ठीक है, बट इसमें हम दोनों केस बताते हैं. तो क्वेरी लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होगी, प्रोसीजरल और नॉन प्रोसीजरल. क्या होती है वो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक है, ये हमने क्यों पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है रिलेशनल अलजेब्रा के लिए, रिलेशनल कैलकुलस के लिए. क्यों? क्योंकि जो आपकी क्वेरी लैंग्वेज आपकी दो हो गई, प्रोसीजरल एंड नॉन प्रोसीजरल. प्रोसीजरल में आपकी कौन सी आ गई, रिलेशनल अलजेब्रा, और नॉन प्रोसीजरल में आपकी कौन सी आ गई, रिलेशनल कैलकुलस. ठीक है, और फिर ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं, हम एसक्यूएल की क्वेरी को सॉल्व करवाते हैं ना. तो दोनों रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में को हम किस में यूज़ करते हैं, एसक्यूएल में. ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरे डायग्राम से इनके बीच में जो कनेक्शन है वो समझ में आ रहा होगा कि क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसीजर, नॉन प्रोसीजर. प्रोसीजर में आपका रिलेशनल अलजेब्रा हो गया, नॉन प्रोसीजर में आपका रिलेशनल कैलकुलस आ गया. देन दोनों जब कंबाइन होंगे तो वो आपके कहाँ यूज़ होंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में. ठीक है, तो इतना क्लियर है. अब देखो कि रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है. रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो आपका प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है जो वर्क्स ऑन रिलेशनल मॉडल. हम लोगों ने रिलेशनल मॉडल किया था डे 3 में. अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ जाके आप वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डे 1, डे 2, डे 3 का. अगर आप वो सारे कर लेते हो तो जितनी भी टर्म आती है, टप्पल, एट्रीब्यूट, जो यहाँ पे आता है, वो सब जो है आपके कंसेप्ट जो है वो 1 बाय 1 करके क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो कहाँ काम करता है, रिलेशनल मॉडल में. द पर्पज ऑफ क्वेरी लैंग्वेज इज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस, वेरियस ऑपरेशन लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट ऑन द डेटा. ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है, डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव करना होता है और उसमें बहुत सारे परफॉर्म अप्लाई करके, लाइक इंसर्ट करवा के, डिलीट करवा के, अपडेट करवा के. ठीक है, when I say that a relational algebra is a procedural query language, it means that it tells what data to be retrieved and how to be, मतलब कैसे डेटा को रिट्रीव करना है और क्या करना है और कैसे उसको रिट्रीव करवाना है. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब जो रिलेशनल अलजेब्रा है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बेसिक ऑपरेशन और ड्राइव्ड ऑपरेशन. मतलब इसके दो ऑपरेशंस हम लगाते हैं. एक तो बेसिक हो गया, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, कार्टेशन, यूनियन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी, और एक ड्राइव्ड होता है. ठीक है,
आगे देखो किस तरीके से होते हैं। फंडामेंटल ऑपरेशन या फिर बेसिक ऑपरेशन आपके कौन कौन से हो गए? सिलेक्ट, प्रोजेक्ट, सिलेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन हो गया, सेट डिफरेंट हो गया, कार्टेशियन हो गया और रीनेम हो गया। ठीक है, तो ये जो है वो आपके बेसिक हो गए। और ड्राइव्ड कौन से हो गए? नेचुरल जॉइन, लेफ्ट राइट, फुल आउटर जॉइन, इंटरसेक्शन और डिवीजन। ये सब क्या है आपके? डेरिवेशन ड्राइव्ड ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो सिलेक्ट ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार थोड़ा सा ध्यान दोगे आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। सिलेक्ट ऑपरेटर क्या होता है? सिग्मा से हम इसको डिनोट करवाते हैं और इसमें जो हमें टप्पल को जो मतलब टप्पल या रो को फाइंड आउट करना होता है इन अ रिलेशन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब यहाँ पे इसकी जो सिंटेक्स है वो क्या रहेगा कि कंडीशन, प्रिडिक्शन, रिलेशनल, टेबल, टेबल का नेम, कि हमें कौन सी जो रो है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब सपोज ये हमारे पास टेबल है। टेबल क्या है? कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और कस्टमर सिटी। तो ये तीनों चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो मैंने क्वेरी क्या लिखी कि सिलेक्ट ऑपरेटर यानी कि सिग्मा लगाया, फिर मैंने बोला कस्टमर सिटी, कस्टमर की सिटी क्या होनी चाहिए? आगरा। किसमें? कस्टमर टेबल में। ये हमारी किस नाम की टेबल है? कस्टमर टेबल है। कि मतलब मुझे उस बंदे का डेटा चाहिए जिसकी सिटी जो है वो आगरा से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे जितने भी आगरा वाले बंदे हैं वो नीचे हमें आउटपुट में शो कर देगा। तो यहाँ पे आगरा वाला बंदा एक ही है, 102, जिसकी कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम उसका बी है और सिटी उसकी क्या है? आगरा। तो आगरा वाला हो गया 102, बी और आगरा। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आई आपकी? आउटपुट आई आपके यहाँ पे ये। ठीक है, तो आई होप आपको सिलेक्ट ऑपरेशन समझ में आ गया कि सिलेक्ट ऑपरेशन का जो है वो काम क्या होता है। आगे देखो सेकंड, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्शन क्या करवाता है? प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड कॉलम डेटा फ्रॉम अ रिलेशन। सिलेक्ट जो था वो रो डेटा बताता था, ये आपका कॉलम बताएगा। ठीक है, नोट बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्शन रिमूव डुप्लीकेट डेटा। यहाँ पे क्या करवाता है ये? जो भी आपका डुप्लीकेट डेटा आ जाता है यहाँ पे, डुप्लीकेट डेटा को क्या करवा देता है? रिमूव करवा देता है। अब देखो ABC टेबल है आपके पास, जिसमें देखो 1 2 3 4 2 2 2 3 4 3 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे B और C मैंने टेबल ली, प्रोजेक्शन किस पे लगाया? मैंने B और C पे। अब देखो यहाँ पे डेटा जो है वो कहाँ पे रिपीट हो रहा है? अब फर्स्ट वाला देखो 2 और 4। ठीक है, ये तो डेटा। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या 2 और 4 रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा। तो 2 और 4 तो आ जाएगा यहाँ पे, फिर 2 और 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर 2 3 फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? दो बार ये डेटा जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा? उसको एक बार जो है वो शो करेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 4। तो ये क्या करवा रहा है? डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करवा रहा है। तो यानी कि दो बार ये डुप्लीकेट हो रहा था, तो इसने इसको एक बार ही लिखा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखो यूनियन क्या करवाता है। यूनियन आपके पास दो टेबल होंगी, दो टेबल में से हम जब यूनियन करेंगे उसको हमें शो कर देगा। ठीक है, यूनियन रिलेशन इन रिलेशनल अलजेब्रा इज सेम एज यूनियन ऑपरेशन इन सेट थ्योरी। मतलब अगर आपने मैथ्स पढ़ा है तो आपने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सब ऑपरेशंस किए होंगे। ठीक है, तो सेम वही ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, ओनली कंस्ट्रेंट इज द यूनियन ऑफ टू रिलेशन, बोथ रिलेशन मस्ट हैव सेम ऑफ द एट्रीब्यूट। ठीक है, लाइक आपके पास दो टेबल हो गई, बोरो नाम की और डिपोजिटर नाम की, तो इसको हमें यूनियन करवाना है। तो देखो जॉनसन हमने किया, स्मिथ किया, ठीक है, मेज, ठीक है, किया मैंने। इसके बाद देखो टर्नर, ये यहाँ पे एम आएगा, एच लिख दिया गलती से। ठीक है, फिर देखो टर्नर यहाँ पे आ गया, जॉनसन, ठीक है, फिर इसके बाद देखो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ गए। फिर देखो यहाँ पे हमारा मेज आ गई, ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया। फिर देखो टर्नर आ गया। उसके बाद देखो जॉनसन जो है वो मेरा पहले रिपीट हो चुका था। ठीक है, तो इसको डुप्लीकेट वैल्यू तो नहीं करेंगे, जो एक बार आ चुका है उसको फिर से नहीं लिखेंगे। तो जॉनसन आ चुका है। उसके बाद देखो तो जॉन लिखा मैंने, फिर लेंट से। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से जॉन आ चुका है तो इसको मैं नहीं लिखूंगी, यहाँ पे आ चुका है। स्मिथ जो है वो भी आ चुका है। फिर देखो हेज, मैंने यहाँ पे हेज लिख दिया। ठीक है, फिर देखो जैक्सन लिखेंगे। फिर देखो कैरी, फिर स्मिथ फिर से आ गया है, फिर विलियम्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों में जो रिपीट नहीं हुआ है सिंगल वैल्यू को हम मेंशन करेंगे, एक टेबल बना देंगे यूनियन करके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्मिथ जो है 3 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन हम उसको एक बार लेंगे। जॉनसन जो है वो
2 बार रिपीट हो रहा है उसको 1 बार लेंगे, ठीक है। जॉन जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है, उसको भी हम 1 बार लेंगे, ठीक है। जो रिपीट है वो 1 बार लेंगे, बाकी जितने भी हैं उनको सब 1-1 बार लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो सेट इंटरसेक्शन। सेट इंटरसेक्शन क्या करवाता है कि वहाँ पे हम यूनियन करवा रहे थे कि दोनों के बीच में जो वैल्यूज़ होंगी, जो उसमें नहीं है उसमें नहीं है, दोनों को हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करवा रहा है, जो दोनों में कॉमन है सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन होगा, दोनों में कॉमन वाला, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नोटेशन इस तरीके से हो गया, आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है। यूनियन का इस तरीके था, इंटरसेक्शन का इस तरीके से है। अब देखो यहाँ पे जॉनसन जो है क्या इसमें रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। स्मिथ जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। मेज जो है वो नहीं हो रहा, टर्नर जो है वो नहीं हो रहा, जॉनसन जो है वो भी नहीं हो रहा, जॉन हो रहा है, जॉन हो रहा है, ठीक है। तो स्मिथ और जॉन आ गए, ठीक है। फिर इसको देखो लिंडसे नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं। कौन हो रहा है, जॉन और स्मिथ। तो इंटरसेक्शन में वही आता है जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसमें हम कॉमन वाला लिख देंगे, तो ये होता है आपका सेट डिफरेंस, ठीक है। तो आई होप आपको यूनियन, सेट, सिलेक्ट, प्रोजेक्शन, यूनियन और सेट इंटरसेक्शन समझ में आए होंगे। आगे देखो सेट डिफरेंस क्या होता है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हम यहाँ पे मेंशन करवा देंगे, ठीक है। तो हम करवा रहे हैं आर में से एस को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बोरो वाली में से हम किसको माइनस कर रहे हैं, एस को, कस्टमर डिपोजिटर वाली को। अब देखो यहाँ पे जॉनसन, स्मिथ जो यहाँ पे नहीं है वो वाले लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारे कौन कौन से नहीं है, जैक्सन, ठीक है। उसके बाद हेज, ठीक है, क्योंकि स्मिथ रिपीट हो रहा है, जॉन रिपीट हो रहा है, ये तो आएंगे नहीं। फिर देखो विलियम्स, ठीक है। और फिर क्या आएगा, क्री। ये स्मिथ जो है वो रिपीट हो रहा है, जो मतलब आपके डिपोजिटर वाली टेबल में जो इसके अंदर नहीं आ रहे हैं वो यहाँ पे हमारे आ जाएंगे, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, मतलब जो इसके अंदर हैं वो वाले नहीं लिखेंगे, जो इसमें इधर वाली में नहीं है वो हम सारे डिफरेंस में वहाँ लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज यूज टू कंबाइन इच रो इन वन टेबल विद इच रो इन अदर टेबल, इट इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। लाइक अब देखो स्मिथ की जो है, स्मिथ को हम किस किस से करेंगे, स्मिथ हमारा ए है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नेम, तो ये दोनों टेबल को मैंने कंबाइन करवा दिया। जो स्मिथ है उसको मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, तो मतलब डिपार्टमेंट नंबर से भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर ए से भी, बी से भी और सी से भी, तीनों किया। फिर किसका है, मार्केटिंग, सेल्स और लीगल, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, स्मिथ की जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वो क्या है, ए है, तो 3 बार ए रिपीट हो गया। अब देखो हैरी, हैरी का क्या है, सी, हैरी को भी मैं तीनों से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3 बार ये रिपीट हो गया, ठीक है। जॉन को भी मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि इसमें 3 ही वो एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको भी 3 बार लिख दूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करवाते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवाते हैं। आगे देखो रीनेम ऑपरेशन क्या करते हैं, इसमें हम रीनेम करवा देते हैं। लाइक ये आपकी एम्प्लॉय आईडी थी, ठीक है, एम्प्लॉय की टेबल थी, तो हम इसको क्या करवा देंगे, मैंने लाइक एम्प्लॉय 1 करवा दिया, या फिर कोई स्टूडेंट की टेबल है, स्टूडेंट का नाम करके मैंने कुछ और लिख दिया, स्टूडेंट 1 लिख दिया, स्टूडेंट 2 लिख दिया, तो वही आपके रीनेम करवा दिया अपने टेबल को, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखो, वी कैन यूज अ रीनेम ऑपरेटर टू रीनेम, स्टूडेंट की टेबल है उसको मैं क्या लिख दूंगी, स्टूडेंट 1, तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इसके जो बेसिक्स ऑपरेशंस हैं आपके रिलेशनल अलजेब्रा के वो समझ में आए होंगे। आगे देखो कोड रूल क्या कहता है, वाज प्रोपोज्ड ईएफ कोड विच शुड बी सेटिस्फाई बाई रिलेशनल मॉडल, ठीक है। जो रिलेशनल अलजेब्रा है वो आपका 1970 में ईएफ कोड ने क्या किया था, डेवलप करवाया था हमारे मॉडल को। तो इसमें कितने हैं, उसमें 13 जो हैं वो कोड बताए थे ईएफ कोड ने, कौन कौन से हैं। फाउंडेशन रूल क्या कहता है, फॉर एनी सिस्टम दैट इज एडवर्टाइज एज क्लेम टू बी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट सिस्टम मस्ट बी एबल टू मैनेज बेसिस एंटायरली थ्रू इट्स रिलेशनल कैपेसिटी, मतलब इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो डेटा को ये मैनेज कर पाए। इन्फॉर्मेशन रूल मतलब डेटा स्टोर्ड इन रिलेशनल मॉडल मस्ट बी वैल्यू ऑफ सम सेल ऑफ द टेबल, ठीक है। गारंटीड एक्सेस रूल मतलब गारंटी होनी चाहिए किसकी, एक्सेस रूल की। एवरी डेटा एलिमेंट मस्ट बी एक्सेसिबल बाय टेबल नेम, इट्स प्राइमरी की एंड नेम ऑफ एट्रीब्यूट हुज वैल्यू टू बी डिटरमाइंड। आगे देखो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यू, मतलब सिस्टमैटिक के साथ नल वैल्यू को
ट्रीट करना। नल वैल्यू इन डेटाबेस मैनेजमेंट मस्ट ओनली कॉरेस्पॉन्ड टू मिसिंग, अननोन और नॉन अप्लीकेबल वैल्यू, ठीक है। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस मस्ट बी स्टोर्ड इन ऑनलाइन कैटलॉग विच कैन बी क्वेरीड बाय ऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। Comprehensive data sub language rule database should be accessible by language supported for definition, manipulation और transaction management operation, ठीक है। आगे देखो व्यू अपडेटिंग रूल, मतलब अपडेटिंग रूल बताना है जो भी हम व्यू को अपडेट करवा रहे हैं। डिफरेंट व्यू क्रिएटेड बाय वेरियस परचेज शुड बी ऑटोमेटिकली अपडेशन बाय द सिस्टम, ठीक है। आगे देखो हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट और डिलीट रूल, मतलब हाई लेवल आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, अपडेट करना है और डिलीट करना है रूल को। रिलेशनल मॉडल शुड सपोर्ट इंसर्ट, डिलीट, अपडेट etc ऑपरेशन एट ईच लेवल ऑफ रिलेशनल, आल्सो सेट ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन एंड माइनस शुड बी सपोर्टेड, ठीक है। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है, एनी मॉडिफिकेशन इन द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ टेबल शुड नॉट एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन लेवल, ठीक है। लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या कहता है, एनी मॉडिफिकेशन इन लॉजिकल और कंसेप्चुअल स्कीमा ऑफ अ टेबल शुड नॉट एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन लेवल। फॉर एग्जांपल मर्जिंग ऑफ टू टेबल, मतलब मैं दो टेबल को मर्ज करवा रही हूँ, वन शुड नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन असेसिंग इट विच डिफिकल्ट टू अचीव, मतलब दूसरी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंट क्या कहता है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मॉडिफाई एट द डेटाबेस लेवल शुड नॉट एनफोर्स मॉडिफिकेशन एट एप्लीकेशन लेवल, मतलब ये एनफोर्स नहीं कर सकता कि एप्लीकेशन लेवल पे भी हम डेटा को मॉडिफाई करें, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा ओवर वेरियस लोकेशन शुड नॉट बी विजिबल टू एंड यूजर, ठीक है। नॉन सबहेसिव रूल, लो लेवल एक्सेस टू डेटा शुड नॉट बी एबल टू बाईपास इंटीग्रेटेड रूल टू चेंज डेटा, ठीक है। तो ये 13 रूल है आपके EF कोड के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या जो रूल है उसने प्रपोज किए थे जिसने रिलेशनल मॉडल को बनाया था, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखो रिलेशनल कैलकुलस क्या कहता है, ठीक है। रिलेशनल कैलकुलस जो होती है वो आपकी नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज होती है। मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि हमें क्या करना है, उसको कैसे करना है वो हम अपने बेस पे करते हैं, ठीक है, ना कि हम किसी से पूछ के, मतलब जिसने हमें काम दिया है वो हमें बिल्कुल नहीं बताता कि आपको ये किस तरीके से करना है, चाहे वो हमें आए या ना आए, ठीक है। The user is concerned with the detail of how to obtain the end result. The relational calculus tell do बट नेवर एक्सप्लेन हाउ टू डू, सिर्फ ये बताता है कि क्या करना है बट उसको किस तरीके से करना है ये बिल्कुल नहीं बताता है, ठीक है। तो जो रिलेशनल आपका कैलकुलस है वो दो तरह का होता है, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। टप्पल जो होती है वो आपकी एक तरीके से रो होती है। टप्पल कैलकुलस स्पेसिफाइड टू सिलेक्ट द टप्पल इन अ रिलेशन, मतलब आप टप्पल या रो को सिलेक्ट करवा रहे हो रिलेशन से। Tuple relation calculus filtering variable uses the tuple of a relation. The result of the relation can have one or more tuple, ठीक है, एक से ज़्यादा टप्पल हो सकती हैं। इस तरीके से इस पर अप्लाई करते हैं। T is resulting tuple, PT is the condition, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, T नेम ऑथर टेबल एंड टेबल आर्टिकल इज इक्वल टू डेटाबेस। आउटपुट क्या होगी, दिस क्वेरी सिलेक्ट द टेबल टप्पल्स फ्रॉम द ऑथर, मतलब क्या करेगी, ऑथर में से क्या करेगी, क्वेरी को सिलेक्ट करेगी रिलेशन। इट रिटर्न्स अ टप्पल विद नेम फ्रॉम ऑथर हु हैज़ रिटर्न ऑन दिस आर्टिकल ऑन डेटाबेस। क्या करेगी, जो मतलब नाम है ऑथर का उसको उठाएगी डेटाबेस में से और उसको शो करेगी, ठीक है। टप्पल रिलेशन कैलकुलस कैन बी क्वान्टिफाइड in tuple calculus. We can use essential and universal quantifiers. Authors T article is equal to table article is equal to database and name and is equal to table name, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, रो को आइडेंटिफाई करवाते हैं। आगे देखो आपका डोमेन रिलेशनल कैलकुलस क्या कहता है, ये फिल्टरिंग वेरिएबल यूज द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। ये हमारा के डोमेन्स क्या होते हैं, एक तरीके से आपके कॉलम्स होते हैं। डोमेन रिलेशन कैलकुलस यूज द सेम ऑपरेशन एज टप्पल कैलकुलस, सेम होता है। इट यूज लॉजिकल कनेक्शन एंड और एंड नॉट, ठीक है। लॉजिकल होते हैं एंड और, अगर आपने डिजिटल पढ़ा है तो आपने एंड गेट नोट गेट ये सब पढ़ा होगा। इट यूज एक्सटेंशन एंड यूनिवर्सल क्वान्टिफायर टू बाइंड द डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होता है, जहाँ पे A1 A2 क्या है आपके एट्रीब्यूट है और P जो है वो क्या स्टैंड कर रहा है, फॉर्मूला बिल्ड बाय इनर एट्रीब्यूट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, आर्टिकल पेज सब्जेक्ट इज इक्वल टू गूगल सब्जेक्ट डेटाबेस, और ये आपकी क्वेरी क्या रहेगी यहाँ पे,
The query will yield the article page and subject from the relational Google where the subject is a database। ठीक है, तो क्या सब्जेक्ट रहेगा वो हम यहाँ पे हमारी क्वेरी रहेगी। तो आई होप आपको ये रिलेशनल कैलकुलस समझ में आएगा। नॉन प्रोसीजरल होता है, दो तरीके का होता है, टप्पल रिलेशनल कैलकुलस और डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी जब आगे एसक्यूएल पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है वो या तो एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे या फिर आपका नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल करने से पहले आपको इन सब के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आगे देखो डिफरेंस क्या है रिलेशनल अलजेब्रा और रिलेशनल कैलकुलस में। सबसे पहले देखो बेसिक्स रिलेशन क्या डिफरेंस क्या है। रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजर है, ये क्या है नॉन प्रोसीजर है। ठीक है, डिक्लेरेटिव है। स्टेट क्या रहेंगे रिलेशनल अलजेब्रा, स्टेट हाउ टू ऑब्टेन द रिजल्ट, मतलब किस तरीके से रिजल्ट को ऑब्टेन करवाना है। रिलेशनल कैलकुलस क्या कहता है, स्टेट्स व्हाट रिजल्ट वी हैव टू ऑब्टेन। ठीक है, ऑर्डर क्या रहेगा इनका, रिलेशनल अलजेब्रा डिस्क्राइब द ऑर्डर इन विच ऑपरेशन हैव टू बी परफॉर्म, मतलब किस ऑपरेशन में आप परफॉर्म कर रहे हो। और रिलेशनल कैलकुलस डज नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं बताता, क्योंकि नॉन प्रोसीजर है, ऑब्वियसली ये कोई ऑर्डर नहीं बताएगा। डोमेन क्या रहेगी, इसमें कोई डोमेन नहीं होता है। इसमें क्या है, डोमेन डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इसमें दो टाइप्स होती हैं, एक टप्पल और एक डोमेन। ठीक है, रिलेटेड क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लोज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये क्या है नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये था आपका डे 4। डे 4 में हमने, अगर मैं आपको डे 1 से बताना स्टार्ट करूँ कि हमने क्या पढ़ा, डे 1 में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पूरा डिटेल में ओवरव्यू देखा था। ठीक है, उसके बाद डे 2 में हमने ER डायग्राम देखे थे। डे 3 में हमने रिलेशनल मॉडल देखा था। डे 4 में हमने क्वेरी लैंग्वेज, आपकी रिलेशनल अलजेब्रा, रिलेशनल कैलकुलस देखा है। डे 5 में हम या तो एक्सक्यूएल वाला पार्ट देखेंगे या फिर आपका देखेंगे नॉर्मलाइजेशन वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये डे 4 जो है यहाँ तक कंप्लीट हुआ होगा। आपकी 4 to 5 या 6 क्लास होंगी, फिर आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आपका बाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद 1-2 दिन की हम लर्निंग लेंगे, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट में हम पूरे डेटाबेस को एक ही क्लास में पूरे मैं ट्राई करूँगी कि पूरी उसको कंप्लीट करवा सकूँ, जिससे आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा हो सके। ठीक है, फिर इसके बेस पे थोड़े से क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरीके से एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हो, बिल्कुल मत जाएगा। आप कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, बहुत खुशी मिलती है। लगता है इतनी मेहनत जो मैं कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं मतलब हो रही है, किसी ना किसी बच्चे को यूज़फुल हो रहा है उससे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।